नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारी बुक्स को मिला करके ये कंटेंट बनाया गया है, जो कि यूपीएससी हिंदी नाम से एक मैगजीन का पीडीएफ इस लेक्चर के बाद आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितना भी कंटेंट है इसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस करके, ठीक है। अभी वर्तमान में यूपीएससी हिंदी का एक और टेलीग्राम स्टार्ट हुआ है, जो कि यूपी पीसीएस स्टूडेंट्स को फोकस करके स्टार्ट किया गया है। उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस वाले टेलीग्राम मुख्य चैनल जो है उसी में मिल जाएगा। हाँ, हमने काफ़ी न्यूज़ कवर की है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इतनी न्यूज़ कवर करने के बाद भी काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, जो कि यहाँ पर अभी मैगजीन के माध्यम से कवर नहीं हो पाएंगी। तो जो चीज़ें छूटेंगी वो जब आई दृष्टि की मैगजीन आएगी तो उसके क्वेश्चन के माध्यम से या थ्योरी के माध्यम से वो चीज़ें भी कवर कर दी जाएंगी। मतलब 27 अक्टूबर को जब आप जाओगे तो हमारे ओर से आपको सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने उसको कितनी बार प्रैक्टिस किया है चलाने का, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जा करके उन 150 क्वेश्चन रूपी असुरों का संहार आप ही लोग को करना है, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, वो स्टार्ट है हम लोग का टॉपिक पीएम केयर्स फंड करके, ठीक है। तो इस के बारे में सबसे पहली बात ये बताता है कि पीएम केयर फंड में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी पदेन ट्रस्टी हैं उन लोगों को कोई भी पैसा नहीं मिलता है, यानी कि निःशुल्क क्षमता से कार्य करेंगे। फिर कहता है कि कोई भी आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य या आपातकाल होगा, आपदा संकट हो, मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, तो उसमें राहत, मानवीय सहायता, समर्थन करेगा उस चीज़ का, जिसमें स्वास्थ्य सेवा देगा, दवा सुविधा देगा, दवा सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन करेगा, बुनियादी ढांचे, प्रासंगिक अनुसंधान और उसके साथ साथ वित्त पोषण, ये सब कुछ शामिल है पीएम केयर्स फंड में। प्रभावित जनसंख्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है ही। अनुदान या धन का भुगतान करेगा और ऐसे कदम भी उठाएगा जिसे न्यासी बोर्ड जो है उनका जो भी एक ट्रस्टीशिप बोर्ड होगा वो आवश्यक समझेगा। ये कोष पूर्णतः जो है व्यक्तियों या संगठनों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है पीएम केयर्स फंड से तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि उसमें ज़रूर एक ना एक ऑप्शन में देना चाहिए, क्योंकि ये स्वैच्छिक योगदान पर आधारित है, व्यक्तियों और संगठनों के। इसमें कोई बजटीय सहायता नहीं प्राप्त होती है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि कोई बजटीय सहायता नहीं प्राप्त होती है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। पीएम केयर्स फंड में दान करने में जो है 1960 जो इनकम टैक्स अधिनियम है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसके 80G के तहत 100% छूट का लाभ मिलेगा। जो लोग भी इनकम टैक्स पेयर्स होंगे और मेरी बात सुन रहे होंगे, चाहे वो किसी विभाग में काम कर रहे होंगे, तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हाँ 80G के तहत हम लोग जो है इसमें छूट ले सकते हैं। पीएम केयर्स फंड में दान को भी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको CSR कहते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यय के रूप में गिना जाएगा। आगे कहता है कि पीएम केयर्स फंड को विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA के तहत भी छूट मिलेगी और विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। COPD के बारे में मैंने दिया था बट टेक्निकल टीम ने टाइप नहीं किया है, तो उसको छोड़ करके हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला टॉपिक है फुटाला झील। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही, क्या बातें हैं आइए देखते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और मेट्रो रेल निगम को नागपुर की प्रतिष्ठित जो फुटाला झील है उस पर कोई भी निर्माण गतिविधि नहीं करने के लिए कहा है। फुटाला झील, जिसे तेलन खड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो ये जानिए कि फुटाला झील कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। चलिए अगला कहता है कि ऐसा माना जाता है कि 200 से अधिक वर्ष पुरानी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नागपुर के जो भोसले राजा थे, इन लोगों के द्वारा यह झील निर्मित है और अपने रंगीन फव्वारों के लिए जानी जाती है। चारों तरफ जो है ये किसी ना किसी चीज़ से घिरी है, जैसे 3 तरफ से जंगल से और चौथी तरफ से समुद्र तट से। भोसले राजवंश के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि भोसले राजवंश, जिसका उच्चारण अलग अलग होता है, एक प्रमुख मराठा वंश था जो कि भारत में कई राज्यों के शासकों के रूप में भी काम करता है। बरार के रघुजी भोसले 1730 में इस राजवंश की स्थापना करते हैं और मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो शिवाजी थे, वो भी भोसले समुदाय के ही थे। 1818 में जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है उसमें मराठों की ब्रिटिश हार के बाद मराठों
को ब्रिटिश शासन स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ता है और 4 भोसले राजवंश अपनी रियासत के शासक बने रहते हैं। स्थानीय स्वायत्तता को बनाए रखते हुए ब्रिटिश संप्रभुता धीरे धीरे बाकी लोग स्वीकार कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक और जनवरी में आई है मुक्त आवागमन व्यवस्था को लेकर के। तो कहाँ की ये न्यूज़ है? ये म्यांमार को लेकर के न्यूज़ आई है। बात करता है कि FMR क्या है, ठीक है, FMR के बारे में बात करते हैं। फ्री माइग्रेशन, जो आपका मूवमेंट रिजीम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था, फ्री मूवमेंट रिजीम बोलते हैं। तो FMR के तहत सभी पहाड़ी जनजातियाँ, चाहे वह भारत के नागरिक हों या म्यांमार के, भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक अभी तक यात्रा कर सकते थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी आपने देखा कि जो मणिपुर है वहाँ पर बहुत सारी मैती और कुकी समुदायों में आपस में झड़प हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बाहर से म्यांमार से जो माइग्रेटरी लोग आते हैं, प्रवासी यहाँ पर आते हैं, वो भी कुछ हद तक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कुछ आते हैं और यहाँ पर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं चोरी छुप के, ठीक है। उसके कारण भी यहाँ पर मुक्त आवागमन व्यवस्था की एक बार फिर से जो है यहाँ पर समीक्षा की गई और उसके तहत यहाँ पर चीज़ों को बंद करने की नौबत आ चुकी है। 1 वर्ष की वैधता वाला सीमा पास अगर प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो प्रति यात्रा 2 सप्ताह तक रुक भी सकते हैं, ठीक। FMR को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है ये 2018 में लागू किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है कि FMR जो है, ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजीम 2018 में लागू किया गया था। किसके साथ? तो म्यांमार के साथ। चलिए, कह रहा है कि FMR के दोनों सरकारों द्वारा IMB के किनारे रहने वाले, IMB मतलब जो मुख्य सेना, मतलब मुख्य जो सीमा है उन लोग की, उसी को IMB बता रहा है, दोनों लोगों के लिए क्रियान्वित किया गया था। यह उत्तर में चीन के साथ त्रिबिंदु से लेकर दक्षिण में बांग्लादेश के साथ त्रिबिंदु तक फैला हुआ है, जहां पर 3 पॉइंट आपस में मिल रहे हैं। असम राइफल्स को IMB की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी जो रक्षा है कंपनी है वो देखती है, तो असम राइफल्स इसको देखती है। 4 राज्यों मिजोरम, नागपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1643 किलोमीटर का टोटल जो बाउंड्री हम लोग साझा कर सकते हैं म्यांमार के साथ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड, ठीक है। आइए अगला इसमें देता है, एक पॉइंट इसमें और बता देता हूं कि ये जो समाप्ति हुई है ये क्यों हुई है। तो याद रखिएगा कि जो भी जनसांख्यिकी है, यानी कि जो भी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है आपका, कहाँ का? तो पूर्वोत्तर राज्यों का, उनको ठीक रखने के लिए किया गया है, ठीक है। जनसांख्यिकी जो पूर्वोत्तर राज्यों की है उनको ठीक रखने के लिए किया गया है, क्योंकि बाहर से मैंने बताया कि माइग्रेशन करके यहाँ पर आ जाते थे और यहाँ पर रुक जाते थे चोरी छुप के। अगला बात करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ICJ के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है कि वो इजराइल के खिलाफ नरसंहार के मामले को खारिज नहीं करेगा। तो बस ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा था उसमें इजराइल ने क्या किया, बहुत सारा मैसेकर कर दिया, एक तरह से का आप कह सकते हो कि जेनोसाइड कर दिया, ठीक है, जेनोसाइड कर दिया। तो इसमें ICJ ने एक फैसला सुनाया और उसको खारिज नहीं करेगा। ICJ के बारे में जान लेते हैं 2-3 बातें। जून 1945 में UN चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर है। ICJ की सुनवाई हमेशा सार्वजनिक होती है, ठीक है, हमेशा सार्वजनिक होती है, पब्लिकली ये करता है। और 2 आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी है। याद रखेंगे, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो इस समय अंग्रेजी और फ्रेंच जो है 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये है बिल्डिंग ICJ की काफ़ी खूबसूरत सी, ठीक है। अगला चलते हैं PM केयर्स फंड में। तो चलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ICIC के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें आयकर विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत PM केयर्स फंड को दी गई कर छूट के बारे में विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। मतलब एक कोई प्ली पड़ी रही होगी जिसमें यह कहा गया कि भाई जितना भी फंड आता है, क्योंकि फंड कहाँ से आता है, या तो व्यक्तिगत तौर पर आता है, मैंने बताया दोस्तों, या फिर कैसे आता है, किसी कंपनी के द्वारा आ सकता है, ठीक है, संस्थान के द्वारा आ सकता है। तो कहा गया कि कितना मतलब आपको जो IT अधिनियम 2005 है उसके तहत PM केयर्स फंड को कितनी कर छूट दी जा रही है ये उपलब्ध कराने के लिए बात किया गया था IT विभाग
के द्वारा सूचना मांगी गई थी। इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया है। अब हूथी कौन है? हूथी जो विद्रोही हैं उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में रहा, चर्चा में रहे ये लोग। यमन के ईरान समर्थित हौथी या हूथी लोग जो है लाल सागर से गुजरने वाले जो भी कमर्शियल शिप्स होती हैं, वाणिज्यिक जहाज होते हैं, उन पर हमला तेज कर दिए हैं। हूथी एक तरह से यमन में एक सशस्त्र धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन है। मतलब आप कह सकते हो कि आर्म्ड रिलीजियस और उसके साथ साथ पॉलिटिकल जो है वो एक तरह का मूवमेंट है। हूथी ज़्यादा शिया या जादिया हैं, ठीक है, जायदिया या जायदी शिया है। शिया मुसलमान इस्लामी दुनिया में अल्पसंख्यक समुदाय है और जायदी शियाओं का एक अल्पसंख्यक समुदाय हूथी है, ठीक है। तो इसमें याद करना है कि इन समूह के नेताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही आतंकवादी घोषित किया गया है, ठीक है। ये सब हूथी हैं, लोग हूथी बन जाते हैं, ठीक है। आइए अगला है कि आर्माडो क्या है। नाम याद रखेंगे कि भारत का पहला बख्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट वाहन ASLV जिसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप इंग्लिश में समझ सकते हो, आर्म्ड लाइट, एक सेकेंड, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, ठीक है। इसी को ASLV लिखा जा रहा है। तो भारतीय सशस्त्र बल के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने इसको बनाया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बनाया है और पूर्णतः स्वदेशी वाहन होगा ये। B7 लेवल तक की और उसके साथ साथ स्टैनाग जो है लेवल 2 तक की सुरक्षा मिलती है। B7 लेवल क्या है देखिए, किसी भी जैकेट को, बुलेट प्रूफ जैकेट या गाड़ी की चादर को भेदने के लिए गोली की साइज निर्धारित की गई है कि फला AK-47 से मारोगे तो इसको भेद देगी। इसी तरह B7, B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एक सुरक्षा स्तर है B7 लेवल। इसको याद कर लेना है कि डायरेक्टली याद कर लो कि ये जो आर्माडा बना है वो B7 लेवल तक की बैलिस्टिक सुरक्षा देता है और स्टैनैग लेवल 2 तक की सुरक्षा मिलती है। डायरेक्टली याद कर लीजिए, मतलब एक स्पेशल गन से मारोगे तभी इसमें छेद होगा, इतनी इसकी शीट जो है या चादर है वो पावरफुल है, ठीक है। इसका कवच भेदी राइफलों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यही चीज़ लिख रहा है कि कवच भेदी राइफलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा सामने, बगल और पीछे से बैलिस्टिक विस्फोटों से इसको सुरक्षा भी मिलती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये, महिंद्रा ने बनाया है, ये चीज़ याद रखनी है। अगला आता है PM यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार या स्कॉलरशिप प्राइज़ योजना, PM यशस्वी जिसका नाम है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कुल 32.44 करोड़ रुपए और पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति के लिए 387.27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और उसके साथ कहा जा रहा है कि OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा यानी कि EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और विमुक्त घुमंतु जनजातियां जिसको DNT भी कहते हैं, यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है ये PM यशस्वी। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो छात्र होते हैं कक्षा 9 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं और 10 के बाद पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट सेकेंडरी स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। मतलब वो पोस्ट मैट्रिक भी प्राप्त कर सकते हैं और अगर सेकेंडरी लेवल भी उत्तीर्ण कर रहे हैं तो पोस्ट सेकेंडरी भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जो भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करते हैं, उन सभी छात्रों को शीर्ष स्तर के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रवृत्ति प्रदान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। OBC छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रावास की सुविधा यानी कि हॉस्टल्स प्रदान किया जाता है। माता पिता और अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कह रहा है कि कक्षा 9 या 11 में किसी उच्च श्रेणी के स्कूल में अध्ययनरत छात्र या खत्म हो गया क्या, एक सेकंड, 9 या 11 में अध्ययनरत छात्र को भी मिलेगा ये। उसके साथ साथ कहता है कि कक्षा 9 अथवा 10 के लिए 75,000 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 11-12 के लिए 1,25,000 रुपये प्रतिवर्ष, जिसमें स्कूल ट्यूशन फीस, छात्रावास इत्यादि शामिल होती है, वो प्रदान किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है वो इसको देखता है। चलिए, फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, दैट इज़ यशस्वी, ठीक है। तो इस याद भी रखेंगे। NTA का क्या ही कहना, ठीक है, घृणा होती है कि इतना सारा नीट में परेशानी क्रिएट कर दिया और उसके बाद भी। चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 के बारे में बात करते हैं। जो धारा 420 है उसके तहत धोखाधड़ी के लिए अपराध के किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाते समय यह देखा जाना चाहिए कि क्या धोखाधड़ी के साथ साथ शिकायतकर्ता को कोई प्रलोभन भी दिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण उसे अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। जैसे कहता क्या है कि सपोज करिए कि आपको एक कॉल आया, आपसे कहा गया कि अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे आपको उसका डबल मिलेगा, ठीक है, 2,000 रुपये। तो इसमें क्या हुआ, एक ऐसी धोखाधड़ी हुई जिसमें आपको प्रलोभन दिया गया। तो अगर 420 के साथ इस तरह की धोखाधड़ी शामिल है तो उसके बारे में बातचीत कर रहा है कि दंड संहिता 420 धोखाधड़ी करने पर धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की कोई संपत्ति सौंपने, मूल्यवान प्रतिभूति सौंपने का अगर वादा किया गया हो। आईपीसी 415 से ये इतर है जो कि सामान्यतया धोखे से जुड़ा है। 420 क्या कहता है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है कि धोखा तो दिया गया लेकिन धोखे से पहले आपसे एक प्रॉमिस किया गया कि हम अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, आपको पैसे डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा, ठीक है, पैसे ही पैसे होंगे, जैसे आपका हेरा फेरी मूवी में होता है। आईपीसी 420 धोखे के सीरियस रूप को दिखाता है, ठीक है। तो अगर दो इसमें आपको देता है धारा, एक 415 और एक 420, और इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो सीरियस फॉर्म ऑफ धोखा कौन दिखाता है, सीरियस फॉर्म ऑफ धोखा जो है ये दिखाता है, ठीक है, 420। फिर कहता है कि इसमें वो भी मामले शामिल होते हैं वेयर द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉज्ड बाय चीटिंग और इंड्यूसमेंट। तो चीटिंग या इंड्यूसमेंट के द्वारा अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होगा तो वो भी मामले शामिल हो जाएंगे। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास होते हैं, ठीक है। 420 के तहत कितने वर्ष के कारावास होता है, तो 7 साल का कारावास होता है तथा जुर्माना भी देना होता है। यह अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है और गैर जमानती है, मतलब नॉन बेलेबल है। तो याद रखेंगे, पहला तो ये कॉग्निटिव है, एक पहला हो गया, और दूसरा नॉन बेलेबल, ठीक है, धारा 420। अगला यहाँ पर आता है ग्रंथम शिलालेख। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा जनवरी में। ग्रंथ शिलालेख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लिपि है जिसका उपयोग कभी दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी कि जो आपके इंडिया के इस साइड का पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट टू स्ट्रेट आता है मलक्का का, ये वाला जो पोर्शन आता है, ठीक, तो इधर भी किया जाता था। उसके साथ साथ तमिलनाडु में संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में संस्कृत लिखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। आधुनिक रूप में ग्रंथ और तमिल दोनों ही लिपियाँ एक जैसी दिखाई जाती हैं, कि मतलब अगर ग्रंथम लिपि देखोगे और तमिल लिपि देखोगे तो दोनों ही लिपि यानी कि स्क्रिप्ट जिसमें लिखा जाता है, जैसे हिंदी हम लोग लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो वो दोनों स्क्रिप्ट, ग्रंथम स्क्रिप्ट और तमिल स्क्रिप्ट एक जैसी ही दिखाई देती है। तमिलनाडु की ग्रंथ लिपि के विकास को 4 अवधियों में विभाजित किया जाता है, पुरातन, सजावटी, संक्रमणकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगला देखते हैं, पुरातन सजावटी किस्म की आमतौर पर पल्लव ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुरातन और सजावटी किस्म जो होती है वो पल्लव ग्रंथ के रूप में दिखाई देती है। महेंद्र वर्मन के तिरुचिरापल्ली रॉक कट गुफा और अन्य गुफा मंदिर शिलालेख, नरसिम्हन के मामल्लपुर, काची कैलाशनाथ मंदिर, सालुवन कुप्पम मंदिर शिलालेख, मुथारैयार के सेंथलाई शिलालेख के किस्म के उदाहरण है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन खतरनाक से पूछ सकती है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पुरातन और सजावटी टाइप की आपकी ग्रंथम अभिलेख की जो शैली है वो इन सारे में यूज़ की जाती है। संक्रमणकालीन 650 ईस्वी से लेकर के 950 ईस्वी के बीच में चल रही थी। बाद के पल्लव जैसे नंदीवर्मन, कासगुडी हो गया उनका, उदयेंद्रम प्लेट हो गई, इस सब में, और उसके बाद पांड्यन, नेदुजादयन के अन्नामलाई शिलालेख में ये सारी संक्रमणकालीन वाली आपको दिखाई देती है। मध्यकालीन लगभग 950 से लेकर के 1250 तक मिलती है, जो कि तंजावुर के शाही चोलों के शिलालेख इसके उदाहरण है। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चोलों से संबंधित। और आधुनिक किस्म बाद के पांड्य और विजयनगर काल में देखी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ जो है दोनों शिलालेखों की स्क्रिप्ट यहाँ पर दी हुई है, ग्रंथम की और तमिल की, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अगला आता है एम्पेम्बा प्रभाव। एम्पेम्बा प्रभाव क्या है, समान परिस्थिति अगर रहे तो गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से जम सकता है। इसी को एम्पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। बस नाम याद रखिए, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है। एम्पेम्बा इफेक्ट किसको कह रहे हैं कि अगर गर्म पानी है वो ठंडे पानी की तुलना में जल्दी तेजी से जम सकता है, इसी को एम्पेम्बा प्रभाव कहा जा रहा है। आइए देखते हैं अगला, डिफ़ॉल्ट जमानत क्या होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, इस आधार पर कहा कि कुछ आधारों पर डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा नहीं किया जा सकता है।
कि अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है। अगर मान लीजिए 5 आरोपी हैं, ठीक है, और इसमें से 2 लोग ये कह रहे हैं कि हमको डिफ़ॉल्ट जमानत मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ सुनवाई हो चुकी है, लेकिन 3 के खिलाफ सुनवाई नहीं हुई है, तो आपको डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं मिलेगी। अगला कहता है कि धारा 438 438 अग्रिम जमानत को और धारा 439 नियमित जमानत का और धारा 167 2 यानी 167(2) डिफ़ॉल्ट या वैधानिक जमानत का प्रावधान करती है। तो तीनों धाराएं याद रख सकते हैं। हो सकता है कि यूपीपीसीएस में ना पूछे, लेकिन जो बच्चे यूपीएसआई का भी साथ में या यूपी कांस्टेबल की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये चीज़ें, ये पॉइंट बस महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें ले तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए कौन सी धारा होती है? तो 167(2) जो है डिफ़ॉल्ट जमानत या वैधानिक जमानत का प्रावधान करती है। डिफ़ॉल्ट जमानत एक प्रकार की ऐसी जमानत है जो हिरासत में लिए गए अभियुक्त को तब मिलती है जब पुलिस कानून के तहत निर्धारित सीमा के भीतर कानून की जांच पूरी कर लेती है। मतलब अगर 15 दिन का टाइम दिया है और उस समय के भीतर जो है पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती है, तब आपको डिफ़ॉल्ट जमानत मिल सकती है। जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने में अगर असमर्थ होता है, ठीक है, तब आपको डिफ़ॉल्ट जमानत मिलती है। पहली बार में वो चीज़ मैं क्लियर नहीं बोल पाया हूँ। मतलब पुलिस को अगर 15 दिन का समय दिया गया कि फला केस में आपको 15 दिन का समय है, इस 15 दिन में आपको ये जमानत से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, मतलब उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध के जो भी कार्यक्रम है, उसको पूरी तरह से जांच परख लीजिए। अगर पुलिस वो करने में असमर्थ हो जाती है, तो आपको डिफ़ॉल्ट जमानत मिल जाती है। यह अवधि अनिवार्य है, बाध्यकारी नहीं, मतलब कोई ऐसा बाइंडिंग नेचर की ये नहीं है, ठीक है ना। अगला है कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए 60 दिन के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। मतलब 10 वर्ष तक का अगर कारावास उसको दिया जा रहा है, तो ये भी आशा की जाती है कि 60 दिनों के अंदर वो जांच पूरी हो जानी चाहिए। अगर जांच पूरी नहीं होती है, तो वो पात्र होता है डिफ़ॉल्ट जमानत अप्लाई करने के लिए 167(2) के अंतर्गत। मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए 90 दिन के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। यह अधिकार है, चाहे अपराध की प्रकृति कुछ भी हो, ठीक है। अपराध जो अधिकार होता है वो मिलना चाहिए। इसको डिफ़ॉल्ट बेल भी कहते हैं। एक्स रोग काफ़ी ज़्यादा जनवरी में न्यूज़ में रहा। एक्स रोग, वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्स रोग जो है, जो अभी पुरानी बीमारी थी सार्स कोव या सार्स कोविड वायरस से 20 गुना ज़्यादा घातक हो सकता है। इसका नाम है एक्स डिजीज़, ठीक है। यह एक ऐसी बीमारी है जो फिलहाल अभी अज्ञात है, लेकिन भविष्य में मनुष्यों के लिए एक गंभीर सूक्ष्मजीवी यानी कि माइक्रोबैक्टीरियल खतरा बन सकता है। देखिए होता क्या है दोस्तों, एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स दवा खाते हैं, तो कुछ ऐसे जीवाणु जिनके कारण हम लोग रोगग्रस्त हुए हैं, उन पर उस दवाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि एंटीबायोटिक्स का उन पर असर होना कम हो जाता है। ये खासकर आप फंगल इन्फेक्शन के केस में भी देख सकते हैं कि अगर इन केस आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उस पर लगाने वाली क्रीमें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं या खाने वाली दवा भी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक्स डिजीज़ एक प्रकार की बीमारी होगी जो अभी तो अज्ञात है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बीमारी ऐसी आ सकती है जो कि कोविड-19 से 20 गुना तक ज़्यादा भयानक होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें टॉपिक इनसैट 3DS के बारे में अगला जो है टॉपिक है हम लोग का। इसरो और उसको IMD ने मिल करके बनाया है। IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, यानी कि विश्व भारत मौसम वैज्ञानिक संगठन ने मिल करके एक बनाया है। उसके बीच का एक सहयोगात्मक प्रयास है, ठीक है, कोऑपरेशन है। इनसैट 3DS कर क्या रहा है? यह जलवायु सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जलवायु वेधशाला उपग्रहों की श्रृंखला का हिस्सा है। मतलब बहुत सारी, तो कुल मिला के क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको थोड़ा बढ़ाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स की श्रृंखला का एक हिस्सा है इनसैट 3DS। नाम याद रखेंगे, इनसैट 3DS, ओके। कौन बनाया है? तो इसरो और IMD ने बनाया है। ये पहला पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि इसे जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसको GSLV बोलते हैं, F-14 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का एक उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो कि इमेजिंग सिस्टम और वायुमंडलीय साउंडर से सुसज्जित है। उन्नत का मतलब हुआ कि बहुत ही एडवांस्ड है। मौसम विज्ञान उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है जो कि आपके मौसम पर डिपेंड करता है या मौसम संबंधित जो विज्ञान है, या सीधे शब्दों में कहूँ तो एडवांस्ड मेट्रोलॉजी सैटेलाइट है।
ठीक है, चलिए ये किसका यूज़ करता है, तो इमेजिंग सिस्टम का यूज़ करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अभी तक जितना भी पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमेजिंग सिस्टम का यूज़ करेगा और वायुमंडलीय साउंडर का यानी कि एटमॉस्फेरिक साउंडर का भी यूज़ करेगा। ये किस तरह की बैंड यूज़ करेगा, तो मध्य इंफ्रारेड यानी कि मीडियम इंफ्रारेड में इमेजिंग से निचले बादलों और कोहरे की रात्रिकालीन तस्वीरें भी प्राप्त करता है। बेहतर सटीकता के साथ समुद्री सतह के तापमान के आकलन के लिए 2 थर्मल इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग करता है। ठीक है, तो जब ये गया है अभी, तो बेसिकली काम यही करेगा ये कि अर्थ की इमेजिंग करेगा, यानी कि अर्थ का एक तरह से फोटो भेजेगा, यही इसका काम है। ठीक है, अर्थ इमेजिंग के ऑपरेशंस करेगा ये। अगला आता है NTD, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। तो फुल फॉर्म इसका है नेग्लेक्टेड, लिख दे रहा हूं मैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ठीक है, 30 जनवरी को इसको मनाया जाता है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। 30 जनवरी को ही आपका एक और दिवस मनाया जाता है, आप मुझे बताइए, लेप्रेसी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हो 30 जनवरी को मनाया जाए, ऐसा कुछ होता है कि चौथे सप्ताह में शायद मनाया जाता है, ऐसा ही कुछ है, तो 30 जनवरी के आसपास ही उसको मनाया जाता है। ये विभिन्न रोगाणु, जैसे जो NTD है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, इससे 1 बिलियन के आसपास लोगों की डेथ जो है जाने अनजाने में होती रहती है, हो चुकी है। ये विभिन्न रोगाणु के टोटल मिला करके हो सकते हैं, तो वो वेरिएंट, जैसे कि उसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, पैरासाइट हो सकता है, फंगस हो सकता है, कोई विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, और विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों से जुड़े होते हैं ये रोगाणु। इनमें गिनी कृमि, चिकनगुनिया, डेंगू, काला आजार जिसको विसरल लेशमैनिया कहते हैं, और एलिफेंटियासिस यानी कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस आदि शामिल होता है। तथा भारत में लगभग 12 रोग जो है NTD यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि आपको बताना कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होती है। ऐसी ट्रॉपिकल डिजीज़ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और बहुत नेग्लेक्टेड है, लेकिन उससे भी बहुत भारी मात्रा में जो है लोग हताहत होते हैं और मृत्यु के काल के गाल में समा जाते हैं। अगला आता है NFRA यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। 2014-24 में बिग 4 ऑडिट फर्मों के साथ साथ बड़ी सूचीबद्ध संस्थाओं के अन्य शीर्ष लेखा परीक्षकों का निरीक्षण करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है, तो NFRA करेगा। जितने 4 ऑडिट फर्म हैं भारत की बड़ी बड़ी बिग 4, उसके अलावा जितने भी ऐसे ऑडिट वाले स्थान हैं, शीर्ष के जो ऑडिट वाले स्थान हैं, उनका भी निरीक्षण होगा। NFRA उनका निरीक्षण करेगा। ये कंपनी 2013 के तहत जो है गठित की गई थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है। NFRA का क्षेत्राधिकार ये है कि चार्टर अकाउंटेंट्स उनकी फर्मों की जांच कर सकता है, CA के फर्मों की जांच कर सकता है, उनकी भी कर सकता है। उसके बाद NFRA का क्षेत्राधिकार सूचीबद्ध कंपनियां जो लिस्टेड कंपनीज हैं और बड़ी गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां जो लिस्टेड नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। कहाँ लिस्टिंग की बात चल रही है, तो ये आपके शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, शेयर मार्केट की बात चल रही है। शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनकी भी कर सकता है, बड़ी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है उनकी भी कर सकता है। सीमा जो है समय समय पर इसको निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार ऐसी अन्य संस्थाओं की भी जांच के लिए इसको भेज सकता है जहां सार्वजनिक हित शामिल हो। मतलब कोई ऐसा फर्म लगा कि काफ़ी बड़ा हो रहा है, फिजिक्स वाला, सपोज करो बस कि फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, इस तरह के संस्थान बहुत बड़े हो गए, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं और सरकार को लगने लगा कि अब इनकी जाँच जरूरी है, तो NFRA को वहाँ पर भेज सकता है। प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। फिलोबॉट क्या है, फिलोबॉट जो है लता से संबंधित प्रेरित है। जैसे लता वाले पौधे होते हैं ना कि घर में गमले में लगा दिया और फिर वो उसी पॉट या गमले से धीरे धीरे करते हुए छत पे चढ़ जाते हैं, या छत तक नहीं भी गए। लौकी का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग अपने गेट पर लगाते हैं, पूरे गेट पर वो चीज़ें चढ़ जाती हैं। तो इसी से प्रेरित होकर के एक रोबोट बना है जिसका नाम है फिलोबॉट। ठीक है, तो कह रहा है लता वाले पौधों से प्रेरित एक रोबोट बना है जो कि समय के साथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो 3D प्रिंटिंग का यूज़ करता है। ठीक है, और ये प्रिंट भी करता है और बढ़ता भी जाता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर वो रोबोट है, ठीक है, और यहाँ तक उसकी एक्सट्रीम साइज है। ठीक, अब ये जैसे जैसे रोबोट आगे बढ़ेगा तो 3D प्रिंट करता रहेगा, धीरे धीरे 3D प्रिंट करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप इसका एक वीडियो जाकर के देख लो यूट्यूब पर। ठीक है, पॉज करो, वीडियो देखो, फिर लौट के आओ। इसके बजाय ये अपने सिरे के माध्यम से 3D प्रिंटिंग फिलामेंट को अवशोषित कर लेता है और समय के साथ अपनी लंबाई को बढ़ाता रहता है जैसे लता बढ़ती है। फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म जैसे
पौधों के व्यवहार का समायोजन का ये उपयोग करता है। तो देखिए इस तरह से दिया गया है, दिखाया गया है कि ये जो है ये इतना मोटा सा फिलोबॉट यहाँ पर चढ़ रहा है। आप फोटो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें दुबला पतला एक छोटा सा फिलोबॉट दिखाया हुआ है। अगला आता है इंजीन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर। नासा जो है इंजीन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर से पुनः संपर्क स्थापित कर लिया है, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम है इंजीन्यूटी, हिंदी में तो इंजीन्यूटी पढ़ते हैं, ठीक है, लिखते हैं इंजेन्युइटी, ठीक है। इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंजेन्युइटी ही पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में इंजेन्युइटी पढ़ सकते हो। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा इंजेन्युइटी। स्पेलिंग जो है इनजेन्युइन या इंजेन्युइटी से संबंधित है। तो ये इससे संपर्क जो है नासा वालों का टूट गया था, लेकिन अभी इस इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर से पुनः संपर्क स्थापित कर लिया है। ये छोटा है, स्वायत्त विमान है, यानी कि ऑटोनॉमस है, खुद से उड़ रहा है, और परजीवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह तक इसको ले गया था। परजीवरेंस रोवर के साथ गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। पहला ये पूछा जा सकता है कि नासा ने फिलहाल अभी किस हेलीकॉप्टर से फिर से जो है अपने संबंध जोड़े हैं, तो इंजेन्युइटी से जोड़े हैं। किसके साथ गया था, तो परजीवरेंस रोवर के साथ गया था। 19 अप्रैल को किसी अन्य ग्रह पर संचालित, नियंत्रित और उड़ान भरने वाला इतिहास का पहला विमान ये बन गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है परजीवरेंस रोवर के बारे में जान लो कि मार्स 2020 मिशन के तहत मंगल ग्रह पर उतरने वाला एक रोबोटिक प्रॉब है, ठीक है। कौन, परजीवरेंस रोवर। प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना इसका काम है। पृथ्वी पर संभावित वापसी के लिए टूटी हुई चट्टानों के नमूने एकत्रित कर रहा है। प्रक्षेपण हुआ था 2020 को जुलाई में, लैंडिंग हुई 2021 में फरवरी माह में, ठीक है। किसके पास, तो जेजेरो क्रेटर के आसपास जो है इसकी लैंडिंग हुई थी। ये कुछ उसका पता नहीं असली या नकली कुछ फोटो भेजा हुआ है। चलिए अगला है विलिंगटन द्वीप। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी से कि पुनर्जीवित कर दिया जाए विलिंगटन द्वीप को। कहाँ स्थित है, तो कोचीन पोर्ट के पास में स्थित है ये, मतलब कोचीन पोर्ट वालों ने ऐसा कुछ डिमांड किया है, स्थित भी वहीं पे है। कोचीन पोर्ट संयुक्त ट्रेड यूनियन जो वहाँ का है, ठीक है, उस फोरम ने प्रधानमंत्री से विलिंगडन द्वीप के खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव निर्मित द्वीप है, यानी कि मैन मेड आइलैंड है, जिसका नाम ब्रिटिश वायसराय के नाम पर रखा गया था। चलिए, तो ये कुछ उसका फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी खूबसूरत सा द्वीप है, मैन मेड है, ये पॉइंट याद रखना है। चलिए अगली चीज़ इसमें क्या लिखी हुई है, सोडा झील के बारे में बात कर रहा है। कनाडा में एक उथली यानी कि शैलो सोडा झील डार्विन गर्म तालाबों से मेल खा सकती है, जहां आदिम पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। यानी कि आदिम पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत हुई, कहा जा रहा है कि इसी तरह की सोडा झीलों से हुआ। कहाँ पर है, क्या नाम दिया जा रहा है, डार्विन। कहाँ पर है, तो पश्चिमी कनाडा में है। ये झील है जिसका पीएच मान सामान्यतः 9 से 11 के बीच होता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में NaOH का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है, ठीक है। काफ़ी अधिक पीएच वैल्यू होती है, आपको बताना है कि कितना है। जब भी 7 से ऊपर पीएच वैल्यू जाती है तो उसको बोलते हैं क्षारीय या अल्कलाइन, और 7 से नीचे जाती है तो बोलते हैं उसको एसिडिक। आपको एक बात और बतानी है कि जो हमारा ब्लड होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसमें फिर झील के बारे में कह रहा है कि बैक्टीरिया, आर्किया जैसे प्रोकैरियोट्स का प्रभुत्व है जो आपकी सोडा झील मिली है, विशेष रूप से उच्च क्षारीयता वाली झीलों में। अफ्रीका और एशिया में सोडा झीलों की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों में विशाल रेगिस्तानी परिस्थितियां जो सोडा झील के निर्माण के लिए आदर्श होती हैं वो उपलब्ध है। अफ्रीका में अधिकांश सोडा झीलें पूर्वी अफ्रीका में स्थित हैं। जैसे अगर अफ्रीका का फोटो, ठीक है, तो इधर पूर्वी अफ्रीका में जो सोडा झील ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि केन्या में पाई गई, तंजानिया और इथोपिया में, ठीक है। एक बार ये आपको जाकर के देखना है केन्या, तंजानिया और इथोपिया की लोकेशन क्या है। तंजानिया में नेट्रॉन झील अफ्रीका की सबसे उत्कृष्ट सोडा झीलों में से एक है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे कि नेट्रॉन झील जो है सोडा झीलों में से एक है। और एशिया की कुछ सोडा झीलों में आती है वॉन झील, सोकार सॉल्ट झील, पैगोंग झील और जाबुए झील प्रमुख है। इन सारी झीलों का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है वॉन झील। यहाँ पर एक फोटो दे रहा है सोडा झील के बारे में। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि सोडा झील वो होती है जिसकी अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कलाइन या क्षारीय झील को सोडा झील कहते हैं। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मज़ेदार बात, जो इंजेन्युइटी मैंने बताया है रोवर के बारे में, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करो इंजेन्युइटी, ठीक है, UITY, ठीक है, इंजेन्युइटी आप लोग सर्च करिए। और सर्च करने के बाद किनारे एक हेलीकॉप्टर चलता रहेगा। जैसे जब अब खुलेगा, विकिपीडिया खुलता है या ऐसे पेज खुलता है, तो किनारे एक छोटा सा, जैसे अगर ये इतना बड़ा पेज है,
यहाँ पर इंजेन्युइटी और समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ एक छोटा सा ऐसे हेलीकॉप्टर जो है ऐसे ऐसे करके आपको दिख रहा होगा, ठीक। आप इस हेलीकॉप्टर को क्लिक करके देखो, अगर मज़ा आएगा तो आने जो मज़ा आए आपको, अगर अच्छा लगा तो तुरंत मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आ जाओ, एंड टू एंड इनक्रिप्शन की बात करता है। आप देखते होगे कि जब भी आप व्हाट्सएप यूज़ करो या टेलीग्राम यूज़ करो, इस तरह का कोई भी चैट यूज़ करते हो तो लिखता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। मतलब जहाँ से यूज़र भेज रहा है और जो यूज़र पा रहा है, दोनों के बीच में ही कोई चीज़ रह जाती है। मतलब आप यहाँ से भेजोगे तो इनक्रिप्ट हो जाएगा, और जब दूसरा यूज़र उसको खोलेगा तो फिर से डिकोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से डेटा को अनधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड पहुंच या छेड़छाड़ से बचाने का एक तरीका है। यह डेटा को एक गुप्त कोड में बदलकर काम करता है, जिसे केवल इच्छित प्राप्त करता है, यानी कि जो भी रिसीवर है वो जब पाएगा तो ही समझ सकता है। यह विभिन्न मामलों में उपयोगी है, जैसे ऑनलाइन संचार को सुरक्षित करना, संवेदनशील जानकारी संग्रहित करना इत्यादि। सपोज करिए कि मैंने कोई पासवर्ड भेजा, कोई OTP भेजी, तो मैंने अगर आपको भेजा, हाँ आपको नहीं, आपको नहीं, आपको, हाँ, तो आपको एग्जैक्टली वो मिलेगा। बाकी जितने लोग भी सोच रहे हैं कि मुझे भी मिल जाएगा, अगर वो हैक भी करेंगे तो नहीं, उनको एग्जैक्टली मिलेगा। चलिए, अगला है हलवा समारोह। तो हलवा समारोह कब होता है? जब बजट बनना स्टार्ट होता है तो हलवा समारोह होता है, और फिर जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो वहीं बजट में ही कैद हो जाते हैं, अंदर ही कैद हो जाते हैं। उसकी प्रिंटिंग प्रेस है एक नीचे तल पर, वो वहाँ पर जो है बाकायदे प्रिंटिंग विंटिंग होता है बजट का, और फिर साथ में ही आते हैं लोग। उसके बीच में उनका फ़ोन ऑन भी जमा रहता है, फैमिली से नहीं मिलना रहता है, बहुत सारे क्लॉज हैं। देख लेते हैं क्या है। कह रहा है बजट से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की जब मुद्रण प्रक्रिया चलती है, यानी कि प्रिंटिंग की प्रक्रिया चलती है, तो आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है कि हलवा समारोह। अच्छा, अब सब कुछ बन गया, अब हलवा समारोह करो, हलवा खा के वहीं रह जाओ, ठीक है। इसका आयोजन मध्य दिल्ली में वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता है। याद रखना है, नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता है, जहाँ पर एक विशेष प्रिंटिंग प्रेस जो है स्थित है। इसके बाद बजट से जुड़े शीर्ष अधिकारी एक निर्दिष्ट लॉक इन पीरियड के लिए प्रवेश करते हैं, और अंतिम बजट दस्तावेज के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं को मंत्रालय परिसर में अलग थलग कर लेते हैं तथा अपने परिवारों से भी संपर्क तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग हलवा खा रहे हैं। अब इतने सारे लोग ये और ये सब लोग क्या होंगे? कहीं ना कहीं गोपनीय रूप से उसी में नॉर्थ ब्लॉक के प्रिंटिंग प्रेस और ऊपर इधर उधर जो है छुपे रहेंगे। साइक्लोन चक्रवात कहाँ पर किया गया अभ्यास? तो मिस्र में युद्ध अभ्यास इसको लिखना है, ठीक है। मिस्र में युद्ध अभ्यास हो रहा है। चलिए, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। तो ये मैंने वन लाइनर में भी आपको बताया था, साइक्लोन चक्रवात या साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन करके इसका नाम था। पहले चरण में सैन्य प्रदर्शनियां की गई, सामरिक बातचीत हो गई इत्यादि इत्यादि। इम्प्रोवाइज्ड कई बार हिंदी जो है पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। चलिए, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको IED कहते हैं, काउंटर IED, लड़ाकू विमान, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि चीज़ों का यहाँ पर जो है टोटल वो किया गया प्रदर्शन, ठीक है। तो ये दोनों सेना के लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। अपनी सेना का बताओ कौन है दोनों में से? चलो, हाँ, यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है। अगर आप कोई भी पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं UPSC हिंदी से कि भाई ये पेड कोर्स खरीदना चाह रहा हूँ, क्या क्या इसमें है, या फिर टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको अगर कोई कोर्स खरीदना है, जैसे हिंदी का अंकुरण बैच चल रहा है, उसके अलावा प्री टाइम चल रहा था कुछ समय पहले तक, NCERT के बैचेज़ हैं। गौरव सर ने जब पढ़ाया था कभी 2 साल पहले की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी उनकी, अगर आप ध्रुव बैच ज्वाइन करते हैं, उसमें 500 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का कवरेज है। तो इस तरह का कुछ एक जो है रोबस्ट अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप फ्री कोर्सेज को भी कई बार रिवाइंड करके देखोगे तो फ्री कोर्सेज भी उतनी ही हेल्पफुल हैं। बस ये है कि चीज़ें इसमें थोड़ी स्पॉरेडिक होती हैं, इधर उधर थोड़ी सी छितर बितर होती हैं, लेकिन कंटेंट पूरा रहता है। हाँ, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग जैसा कंटेंट फ्री में नहीं चलाया जा सकता, उसमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, श्रम बल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अकेले वो काम नहीं किया जा सकता, तो जब किसी और को हायर किया जाएगा तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए आपसे एक मिनिमल चार्ज जो है UPSC हिंदी लेना चाहती है, ठीक है। आपको ये भी बता देता हूँ, ये हालांकि अंदर की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने पैसे आपसे लिए जाते हैं वो आपकी ही कॉपी चेक कराने के लिए जिन लोगों को रखा जाता है उन्हें संपूर्ण रूप से दे दिए जाते हैं, ठीक है। साइट कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसका नाम है साइट। तो याद रखेंगे, साइट कहीं भी दिखेगा तो साइट सीन नहीं समझेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो एक ग्रीन हाइड्रोजन की पहल है। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक उप घटक है, यानी कि
सब कंपोनेंट आप इसको कह सकते हो। घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि डोमेस्टिक हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को इससे बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभिक चरण 2029-30 तक लगभग 17,490 करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें शामिल किया गया है। दो तरह से इसका परिव्यय होगा, इन दो तरह से। पहला इलेक्ट्रोलाइजर्स के विनिर्माण में होगा और दूसरा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में होगा। कार्यान्वयन एजेंसी इसकी कौन है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम, जिसको SECI बोल रहे हैं, ठीक है, ये है। चलिए, हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी दो तीन बातें देख लेते हैं। कह रहा है कि इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी कि न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो 2023-24 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है कार्यान्वित की जाएगी। सबसे पहला बात ये हुआ, हरित हाइड्रोजन मिशन जो है उस पर 19,744 करोड़ रुपए खर्चे होंगे। कितने साल में? तो 2023-24 से लेकर के 2029-30 तक, तो लगभग 7 साल के दौरान खर्चे होंगे। 2030 तक मिशन के अपेक्षित परिणाम क्या क्या सोचे जा रहे हैं कि भारत की जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन होगा वो प्रति वर्ष 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक कुल लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे हम लोग। उसके साथ 1 लाख करोड़ मूल्य के जीवाश्म ईंधन आयात की कमी आने की उम्मीद है। मतलब कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए के जो फॉसिल फ्यूल है उसको भी हम लोग कम इंपोर्ट करेंगे इंडिया में। ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष 50 MMT CO2 उत्सर्जन इमिशन को भी रोक लेंगे। तो 3 काम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं? पहला कि 5 MMT हम लोग जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है वो उत्पादित कर लेंगे, 50 MMT CO2 प्रतिवर्ष जो है उसके उत्सर्जन को रोक लेंगे और 1 लाख करोड़ मूल्य के जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी ला देंगे। अगला एक्सरसाइज हुआ है खंजर एक्सरसाइज, काफ़ी फेमस है। किसके साथ हुआ है? बस यही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत और किर्गिस्तान के साथ हुआ है। मैंने बोला था किर्गिस्तान की कैपिटल बताने को, तो जो मित्र मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखे थे वो अभी बता दें कि किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, कहाँ पर हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ, तो आप याद रख सकते हो बकलोल में हुआ। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखो, बाकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये स्टार्ट हुआ था 2011 में भारत से ही, नाहन में, ठीक है। चलिए, ये 11वां संस्करण था अभी आपका एक्सरसाइज खंजर का। अगला देखते हैं, इसमें अगली न्यूज़ क्या है जी। अगली न्यूज़ है पराक्रम दिवस से रिलेटेड। एक आखिरी बात और करना चाहता हूँ, हालांकि मैं अपने लेक्चर्स में कम बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी जितनी भी न्यूज़ आपको बताई जा रही है सब कुछ PIB से लिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सोर्स क्या है। देखिए, 5 सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ है। PIB से कुछ न्यूज़ उठाई गई हैं, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स जो है क्रॉनिकल से उठाए गए हैं, वेबसाइट से, ठीक है। हालांकि PIB उसको भी कवर कर लेता है, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स आपके विजन मैगजीन से बहुत लिमिटेड करंट अफेयर्स उठाए गए हैं, ठीक है। वाजीराम से कुछ करंट अफेयर्स उठाए गए हैं। इस तरह कई सारी, और भी एक और मैगजीन आती है आपकी, जो होती है आपकी घटनासार करके, वहाँ से भी कुछ करंट अफेयर्स उठाए गए हैं। तो इस 5-6 साइट को मिला करके मोस्टली इसमें जो है सरकारी वेबसाइट्स का ही यूज़ किया गया है और वहाँ से ये सारी न्यूज़ लेके आई जा रही है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि 5 मैगजीन खुद नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो अगर उस चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है UPSC हिंदी के माध्यम से, तो उस चीज़ को पढ़िए, उस चीज़ को घोटने की कोशिश करिए, ठीक है। तो पराक्रम दिवस यहाँ पर जो है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इनकी 127वीं जयंती थी। इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में, ठीक है। और फिर ये कहाँ आ गए थे? बंगाल, ठीक। 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस का उद्देश्य है विशेष रूप से युवाओं में निडरता और देशभक्ति की भावना पैदा करना, उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित करना। मतलब आपको थोड़ा सा करेज, उसके बाद जो भी पैट्रियोटिज्म है वो सिखाना है। फिर कोई भी चैलेंज आए तो उससे आप कैसे सामना कर सकते हैं, ये सब जो है इसका टारगेट है, ठीक है। इस जो पराक्रम दिवस है उसका टारगेट है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो 1897 में कड़क उड़ीसा में इनका जन्म हुआ और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 2 बार बने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उन्होंने 1939 में। ये भी देखिए कई बार पूछा हुआ है, तो देखने के लिए तो ये स्टैटिक का प्रश्न है, लेकिन अभी मैं आपको करंट में भी इसको रिवाइज करा रहा हूँ। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा टाइप का नारा दिया और ताइवान प्लेन दुर्घटना में संदेहास्पद मृत्यु हुई।
कई सारी इनकी स्टोरी बनी। तो सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड मैन है, बहुत ज़्यादा रिवर्ड मैन है, यानी कि आदरणीय है, पूजनीय है। मधिका भाषा के बारे में बात हो रही है। तो मधिका भाषा जो है कन्नूर में एक भाषा है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है और केवल 2 ही वक्ता बचे हैं, मतलब 2 लोग हैं जो एक दूसरे से मधिका भाषा में बात करते हैं। कन्नूर कहाँ है? तो केरल में करिवेल्लूर ग्राम पंचायत के निकट कूकनम की सुदूर बस्ती में चकलिया समुदाय वाले विशिष्ट भाषा के लिए परेशान है। क्यों चकलिया समुदाय परेशान है? क्योंकि ये देखते हैं कि मधिका भाषा जो है वो विनाश के करीब है। यह चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, इसमें कोई लिपि नहीं होती है, इसीलिए कोई और ज़्यादा बोल नहीं पढ़ पाया। यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है एक तरह से। तो ये 2 लोग हैं जो आपस में मधिका भाषा में बातचीत करते हैं। तो आपके कन्नूर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कौन समुदाय बोलता है, ये पॉइंट याद रखना है। तो चकलिया समुदाय इस भाषा को बोलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। FAO की मत्स्य पालन समिति का गठन किया गया है। भारत की खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मत्स्य पालन समिति जो है COFI, ठीक है, की मत्स्य प्रबंधन उप समिति का प्रथम अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है मिसिंग है, बस ये जान जाइए कि इसका गठन किया गया है। ये FAO का एक सहायक निकाय है। इसकी स्थापना 1965 में FAO सम्मेलन द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन और जली कृषि के मुद्दों पर विचार करता है, ठीक है, मतलब जो भी इंटरनेशनल फिशरीज वो पालन होता है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि PC कल्चर, उसके द्वारा, और जल कृषि यानी कि अब इसका जो भी हाइड्रो एग्रीकल्चर या जो भी वाटर एग्रीकल्चर हो इसका इंग्लिश, उस पर जो है विचार करता है। कॉफ़ी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यही आपको बता रहा था, ठीक है। अगला कहता है बाता द्रावाथान जो है ये असमिया वैष्णव के लिए सबसे पवित्र स्थान है। असम के नागांव जिले में, मतलब असम में स्थित है। और श्रीमंत शंकर देव जो असम के एक प्रमुख देवता माने जाते हैं, उनकी जन्मस्थली है। यहाँ पर हुआ क्या कि अभी हाल ही में ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि शायद राहुल गांधी वहाँ पर गए थे और इस जगह पर प्रवेश जो है निषेध कर दिया गया। मैं 1 सेकंड में आपको कंफर्म करके बताता हूँ। तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है। यहाँ पर राहुल गांधी जी को एंट्री नहीं मिली। शंकरदेव जो है 15वीं शताब्दी के दौरान असम में नौ वैष्णव धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए 1494 ईस्वी में बोरदोवा में पहले कीर्तन घर स्थापित किया और फिर एक शरण नाम का धर्म का प्रचार किया, ठीक है, शरण धर्म का प्रचार किया और बोरदोवा में पहला कीर्तन घर स्थापित किया। शंकरदेव जो है रिलेटेड है आपके असम से। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लगा सकते हैं। अगर बात ऐसी आती है कि हाल ही में सांसद राहुल गांधी को कहाँ पर प्रवेश करने से रोका गया, तो बाता द्रावाथान वो स्थान है जहाँ पर राहुल गांधी को प्रवेश करने से रोका गया। तो हमने जनवरी की ऑलमोस्ट जो है 1 सेकंड ऑलमोस्ट न्यूज़ कवर की है। एक लास्ट न्यूज़ लेकर के इस जो 2.5 घंटे का प्रोग्राम था, लगभग 2.5 घंटे ही चला है। 1 घंटे की हम लोग की पहली क्लास थी, 40 मिनट और 40 मिनट की दूसरी क्लासेस थी, ठीक है। तो लगभग 2.5 घंटे का ही ये प्रोग्राम चला है। इसमें हमने कंप्लीटली कवरेज किया है, ठीक है। किसी तरह का कोई झूठ नहीं फैलाया है कि 1 घंटे में खत्म है, 5 घंटे में खत्म है, ठीक है। गिर और कांकरेजी मवेशी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि भारत ने गिर और कांकरेजी नस्ल की गायों के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पहली बार ब्राज़ील से बैल वीर्य की 40,000 खुराकें आयात की हैं। तो 2 नस्ल के बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। गिर और कांकरेजी किसकी नस्लें हैं? तो ये गायों की नस्लें हैं। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए कहाँ से इनका जो है सीमेन लाया गया है, वो ब्राज़ील के बैल वीर लाया गया है, ठीक है। ब्राज़ील से क्यों? क्योंकि ब्राज़ील में जो इसकी मूल नस्ल है ना कांकरेजी की, गिर और कांकरेजी की, इसको जो है सुरक्षित रखा गया था। 18वीं शताब्दी में जो भावनगर के महाराजा थे उन्होंने ब्राज़ील को उपहार में दिया था और उन्होंने तब से वहाँ पर संशोधित नहीं किया गया इन गायों को। और जो है बड़ी मात्रा में वो लोग दूध देने के लिए ये गायें जो है मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये गाय की कुछ टाइप है विशेष, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक दिन मैं एक पोस्ट देख रहा था, तो पोस्ट में ये देख रहा था कि दिया कि एक फीमेल अगर बर्थ करती है तो 9 मंथ्स लगता है। इसी तरह से अमूमन, ठीक है, एक गाय के भी गर्भाधान में कुछ समय लगता है। और गायों को ज़बरदस्ती जब प्रेग्नेंट किया जाता है तो ही वो दूध दे सकती हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि मदर भी अपने मेमोरी ग्लैंड से तभी दूध दे सकती हैं क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद ही। तो आफ्टर बर्थ गाय भी दूध देने में या भैंस भी दूध देने में सक्षम होती है।
तो अगर उनको एक प्रेगनेंसी में कितनी कमजोरी आती है ये आप लोगों को भी पता है, किसी भी मदर को या किसी भी पशु को भी सिमिलरली। तो जब बार बार प्रेग्नेंट करते हैं तो उनकी स्थिति बहुत दय से दयनीय हो जाती है। फिर हम उनका दूध नहीं, उनका खून पीते रहते हैं। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली हम उनका दूध नहीं पी रहे हैं, हम उनका खून पी रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कर रहे हैं बिना उनके कंसेंट के, क्योंकि वो पशु हैं और उनके साथ इल ट्रीट हो रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। दूध की जो ज़बरदस्ती की एक डिमांड है उसको थोड़ा सा मेंटली सोच करके कर्ब करने की कोशिश करिए। मतलब ठीक है, सब लोग दूध पिएं, ठीक है, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है और कितना फोर्सफुली हो रहा है इस बारे में एक बार मानवीयता से सोचिए। बस सोचने का ही है, धीरे धीरे जब सोचेंगे तो उस पर प्रयास भी शुरू होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हालांकि इसमें सभी चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, मैं ये बता देता हूँ कि 100% चीज़ें नॉट कवर्ड, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि 70 से 80% तक हमने कवरेज कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए खुश होने की बात है, क्योंकि 70 से 80% कवरेज करोगे तो अगर 80% क्वेश्चन किसी एग्जाम में करके आते हो तो 15 120, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। तो कहने का मतलब 80% तक अमूमन हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। जो भी चीज़ें बचेंगी वो हम लोग कब करेंगे, तो आई दृष्टि जो आती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि उसका जो है यूपीएससी हिंदी अगर मुझे प्रोवाइड करती है 400 क्वेश्चन के फॉर्म में या थ्योरी, कुछ भी अगर प्रोवाइड करती है तो दोनों का ही स्वागत है। दोनों ही आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए मैं जनवरी से लेकर के अगस्त तक के पूरे करंट अफेयर्स को मंथली भी कवर कर रहा हूँ कि जब आई दृष्टि आएगी तो हम लोग एकदम फोड़ के रख देंगे, ठीक है। किसी का कोई इंतजार नहीं करना है, चीज़ें जबान पर रटी होंगी, इतनी तेज़ी से चीज़ें रटाई जाएंगी कि एकदम जान जाओ, मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो अगर इसमें भी मज़ा आया है हमारे वादे में तो फिर एक लाइक ठोक सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो गुड नाइट, स्लीप टाइट, ओके बाय।